ये कहते हैं कि सर फिजिक्स तो समझ आ जाती है, उसको समझो, फॉर्मूलाज लर्न करो और प्रैक्टिस करके क्वेश्चन कर लो। बच्चे ये भी कहते हैं कि सर बायो भी समझ आ जाती है, समझो, याद करो और लिख दो। लेकिन जो केमिस्ट्री है वो ना समझ में आती है और ना ही प्रैक्टिस की जाती है, ना ही उसमें कुछ हो पाता है। और ये बात भी सही है कि फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में लॉजिक्स है, लॉजिक्स क्लियर करो, चीज़ों को समझो, अंडरस्टैंड करो, प्रैक्टिस करो और फिजिक्स समझ आ गई। बायो में क्या है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, समझो, उसके बाद याद करो और हो गया। लेकिन केमिस्ट्री में ये सारी की सारी चीज़ें करनी पड़ती है। यहाँ पे समझना भी है, याद भी करना है और अप्लाई भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। और इसी वजह से बच्चों की जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है, क्योंकि बच्चा सोचता है कि यार इसमें सब कुछ ही करूँ मैं, और ये बात भी सही है। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कॉन्सेप्ट्स को पहले समझें, फिर उनको समझने के बाद आप उन्हें याद करें, ठीक है, लर्न करें और फिर प्रैक्टिस भी करें। यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल देखने को भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ देखने को भी मिलेगी जिसको याद करना पड़ेगा, ताकि उसके बेसिस पे आप बाकी चीज़ें डिसाइड कर पाओ। और यहाँ पे ये भी देखने को मिलेगा कि कुछ कॉन्सेप्ट है जो बहुत डीप है, उसको अंडरस्टैंड करना है, समझना है। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि अगर केमिस्ट्री पढ़नी है और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है तो कहाँ से करें। तो केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है तो ज़रूरी है कि आप फंडामेंटल ईयर्स से शुरू करें। फंडामेंटल यानी कि जहाँ से आपके बेसिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। और वो कहाँ से होते हैं? वैसे तो 7th 8th क्लास भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेड 9। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, CUET हो, IMU-CET हो, नीट हो, JEE हो, फाउंडेशन ईयर की केमिस्ट्री से अगर आप शुरुआत करेंगे, अगर आप उसको समझेंगे, तभी आप आगे अच्छा कर पाएंगे। ठीक है। अब कई बच्चे जो हैं वो पूछते हैं कि सर स्ट्रैटेजी बताओ, किस स्ट्रैटेजी से चलें। तो स्ट्रैटेजी पूछने वाले बच्चों को एक छोटी सी कहानी में सुनाता हूँ। एक बार की बात है, कर्नल ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को कहा कि अपने कैप्टन्स को बोल दो कि स्ट्रैटेजी बनाएं कि ये जो पोस्ट है, पाकिस्तान की पोस्ट है, कब्जाई हुई, एक कह सकते हो कि एक पहाड़ के ऊपर एक कब्जाया हुआ उनका हट है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई इस पोस्ट को कब्जा करना है, अपने सारे कैप्टन्स को बोलो कि स्ट्रैटेजी बनाकर दें। तो कमांडिंग ऑफिसर ने अपने सारे कैप्टन को बोला कि इस पोस्ट पे कब्जा करना है, रात के बज रहे हैं 8, सुबह 9 बजे तक मुझे स्ट्रैटेजी बना के दो, ठीक है। अब कुछ कैप्टन जो थे वो लग गए स्ट्रैटेजी बनाने में कि इसको ऐसे किया जा सकता है, इसको ऐसे किया जा सकता है। तो एक कैप्टन था, उसकी टीम के मेंबर्स ने बोला कि सर ऐसे बैठ के तो स्ट्रैटेजी बन नहीं रही है, एक काम करते हैं, ऊपर जाके देख के आते हैं कि है क्या सिचुएशन और फिर स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो वो टीम अप होके वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगे कि चलो देख के आते हैं क्या है। अब चढ़ते चढ़ते वो वहां पहुंच गए। अब जब वो वहां पहुंच गए तो वहां पे उन्होंने कब्जा भी कर लिया। अब जब कब्जा उन्होंने कर लिया तो अगले दिन सुबह वो नीचे आए। अब जब नीचे आए तो कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि कैप्टन चलो स्ट्रैटेजी बताओ और ये मैं आगे अपने कर्नल को बताऊंगा। तो सारे कैप्टन ने अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बताई। अब इस कैप्टन से पूछा गया तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या है, तो उसने बोला सर स्ट्रैटेजी का तो पता नहीं, लेकिन जो पोस्ट कब्जानी थी वो मैंने कब्जा ली है, वो हमारी टीम ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुकी है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं इस चीज में कि हमें किस तरह से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और हम पढ़ना छोड़ ही देते हैं इस चक्कर में। तो बेटा बहुत छोटी एज होती है, यहाँ पे स्ट्रैटेजीज कम बनाओ और जितना टाइम आपको मिल रहा है उतना टाइम आप पढ़ने में, समझने में और प्रैक्टिस करने में, रिपीटिशन में थोड़ा सा बिताओ। और आजकल रटने वाला सिनेरियो भी नहीं रहा है कि आप रिपीट ही करते रहो, एक्सप्लोर करो। कोई टॉपिक आपने समझा, उस पर क्वेश्चन AI से जनरेट करो, उन क्वेश्चंस को आंसर करो, गूगल का यूज करो, यूट्यूब का यूज करो, उसके बारे में और पढ़ो। तो स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागो, जो गोल है उसके पीछे भागो। तो इस पूरी कहानी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि ग्रेड 9 अपडेटेड NCERT बुक पर बेस्ड है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। तो बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक्स के बारे में, जो है प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर्स। ओके, समझते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होता है, समझते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले बेटा, प्योर सब्सटेंस मींस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल एंड हैज फिक्स्ड कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं गोल्ड की, अगर 24 कैरेट गोल्ड है तो 24 कैरेट गोल्ड की जो ब्रिक होगी, इस गोल्ड ब्रिक में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही जैसे पार्टिकल यानी कि गोल्ड के एटम्स देखने को मिलेंगे। इसी तरह से अगर आपके पास सिल्वर की ब्रिक है तो सिल्वर में आपको सिर्फ और सिर्फ सिल्वर के एटम्स देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स कि प्योर सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे पार्टिकल एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। एलिमेंट्स के केस में वो सारे के सारे उस एलिमेंट्स के एटम होते हैं। जैसे कि सोडियम का अगर आप एक कट पीस लो, छोटा सा पीस लो, तो उसके अंदर सारे के सारे जो एटम्स होंगे वो किसके होंगे, सोडियम के होंगे। ऐसे ही अगर एल्यूमिनियम फॉइल, जिसका हम लोग फूड को रैप करने के लिए यूज करते हैं किचन में, अगर उस एल्यूमिनियम फॉइल को आप लें तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम के एटम्स मिलेंगे। ठीक इसी तरह से अगर किसी कंपाउंड की बात करें, जैसे कि वाटर, मेरे पास इस बॉटल में वाटर है,
तो इस वाटर में मुझे क्या देखने को मिलेगा, इस वाटर में अगर ये प्योर डिस्टिल्ड वाटर है, अज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ H2O मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, दैट मीन्स सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, H2O होंगे। इसी तरह से अगर मेरे पास ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इस कैल्शियम कार्बोनेट में मुझे CaCO3 सारे के सारे जो पार्टिकल्स होंगे यानी कि मॉलिक्यूल्स इस केस में, वो सब मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, वो सारे मॉलिक्यूल्स CaCO3 के होंगे। ऑलराइट, तो प्योर सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस which have same type of particles present in them, जिसमें क्या होते हैं, सारे पार्टिकल एक जैसे होते हैं। अगर वो एलिमेंट है तो उसमें सारे एटम एक जैसे होंगे, अगर वो कंपाउंड है तो उसमें सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मिक्सचर की। ठीक है, मिक्सचर में हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। ठीक है, तो हमारे पास प्योर सब्सटेंस एलिमेंट था, डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करेंगे, क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। फॉर एग्जांपल अलॉय, हमारे पास क्या था, हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स थे, डिफरेंट कंपाउंड्स कंबाइन करेंगे, अगेन क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। अब प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी यूनिक होती है और डिस्क्रीट होती है, और अगर कंपाउंड की बात करें तो इंडिपेंडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम भी होती है। लेकिन मिक्सचर में जो भी कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, मिक्सचर में उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज एक्सप्रेस होती हैं। दैट मींस मिक्सचर्स की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, मिक्सचर में हमेशा हमें जो एडेड कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। इसको हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं ऑफ प्योर सब्सटेंस, उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास NaCl है यानी कि सोडियम क्लोराइड है, जिसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। इस टेबल सॉल्ट में सोडियम प्रेजेंट है। सोडियम अगर प्योर फॉर्म में हो और आप उसको अपनी टंग पे, अपनी जीभ पे रख दें, तो एकदम से मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके वो आग पकड़ लेगा, वो फट जाएगा। इसी तरह से क्लोरीन जो है वो येलो कलर की पॉइजनस गैस होती है। लेकिन जब सोडियम और क्लोरीन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड जो है वो एक कंपाउंड है, और इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी कंस्टिट्यूएंट एटम यानी सोडियम और क्लोरीन की प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करती, और इसीलिए हम NaCl को पानी में भी ऐड कर पाते हैं और हम उसे कंज्यूम भी कर पाते हैं। लेकिन अगर NaCl जो कि एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी अगर Na और Cl पे डिपेंड कर रही होती, तो हम उसे कभी कंज्यूम नहीं कर पाते, कभी पानी में ऐड नहीं कर पाते। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस अगर वो एलिमेंट हो तो हर एलिमेंट की अपनी प्रॉपर्टी होती है, अगर वो कंपाउंड हो तो हर कंपाउंड की अपनी प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी उस कंपाउंड में प्रेजेंट एटम जिससे वो कंपाउंड बना है उस पर भी डिपेंड नहीं करती। इसका दूसरा एग्जांपल है वाटर। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि वाटर में ऐसा क्या होता है जहां पे हमें देखने को मिलता है कि वाटर की प्रॉपर्टी डिफरेंट है देन द कंस्टिट्यूएंट एटम यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब आगे बढ़कर मिक्सचर के पास पहुंचते हैं। मिक्सचर का एग्जांपल मैंने आपको एयर दे रखा है। एयर में क्या होती है, डिफरेंट गैसेस, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, हीलियम प्रेजेंट है, अदर गैसेस भी हैं। मिल्क इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, आगे हम लोग होमोजीनियस हिट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सस्पेंशन पढ़ेंगे, कोलॉइड्स पढ़ेंगे, तो मिल्क इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। ठीक है, एयर भी हमारा क्या है, ये भी एक मिक्सचर है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मिक्सचर। एक मिक्सचर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले अगर हम पहली प्रॉपर्टी की बात करें, तो जो पहली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर मेंशन की है वो है कंपोनेंट में बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। यानी कि हमारे पास दो ग्लास ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास दो ग्लास हैं, दोनों ग्लास में वाटर प्रेजेंट है और वाटर दोनों ग्लास में 300 ml है। अब फर्स्ट में मैंने सपोज 2 स्पून शुगर ऐड की, लेकिन सेकंड में मैंने सिर्फ 1 स्पून शुगर ऐड की, तो दोनों में दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, वाटर एंड शुगर। शुगर एक डिफरेंट कंपाउंड है, वाटर एक डिफरेंट कंपाउंड है, लेकिन पहले में वो ज्यादा है, दूसरे में वो कम है, यानी डिफरेंट प्रोपोर्शन में है। सो मिक्सचर, द कंपोनेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द मिक्सचर दे कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। जबकि बात अगर कंपाउंड की हो, तो कंपाउंड में अगर वाटर है तो हमेशा H2O होगा, 2 हाइड्रोजन एटम होंगे, एक ऑक्सीजन एटम होगा। कंपाउंड में हमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ एटम दिखता है ऑफ अ गिवन एलिमेंट। ठीक है, अगर वो H2O2 हो जाएगा तो H2O2 होने पे वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा, वो वाटर नहीं रहेगा। ऑलराइट, लेकिन मिक्सचर में कंपोनेंट्स डिफरेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, कंपोनेंट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज एंड कैन यूजुअली बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। जो कंपाउंड वहां पर प्रेजेंट हैं वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं। जैसे कि आपके पास अगेन 2 बीकर हैं, दोनों बीकर में वाटर है, एक बीकर में आपने सॉल्ट डाला, सॉल्ट ने अपनी प्रॉपर्टी एक्सप्रेस करी और वो वाटर सॉल्टी हो गया। दूसरे में आपने शुगर ऐड करी, शुगर ने अपनी प्रॉपर्टी एक्सप्रेस करी और वो स्वीट हो गया, जो आपका सॉल्यूशन था वो स्वीट हो गया। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि
कंपोनेंट रिटेन देयर प्रॉपर्टी एंड कैन यूजुअली बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। कुछ फिजिकल मेथड का यूज करके भी हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, हमें केमिकल मेथड का यूज नहीं करना पड़ता। आपने केमिकल मेथड मोस्टली तभी यूज करने होते हैं जब हम लोग ओर की बात कर रहे होते हैं, सेपरेशन ऑफ ओर की बात हो रही होती है, या सेपरेशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम दी ओर की बात हो रही होती है। अदरवाइज मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। तो आगे हम लोग ये मेथड्स पढ़ेंगे। No new substances form, no energy change is involved in a mixture। जब भी कोई मिक्सचर बनता है तो वहां पर कोई भी नया सब्सटेंस क्रिएट नहीं होता, सब्सटेंस वही रहता है। डिपेंडिंग ऑन कौन से कंपाउंड्स आपने ऐड किए हैं उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। नाउ नेक्स्ट, मिक्सचर मे बी होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस। आगे हम इस टर्म को समझेंगे कि होमोजीनियस क्या होता है, हीट्रोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस बेसिकली मींस दैट द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म, there is homogeneity, and heterogeneous means composition is non-uniform, there is heterogeneity. Now coming to this example that I have taken, this is an example of lemonade। आपके पास lemonade है, ठीक है, मोहितो, ठीक है। Now this consists of lemon juice। आपने water में क्या ऐड किया? lemon juice। Second major component is water, then you have added sugar, then you have added soda। आप salt भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, alright। तो ये जो lemonade है, इस lemonade में lemon juice की भी प्रॉपर्टी है, इसमें वाटर की भी प्रॉपर्टी है, इसमें शुगर की भी प्रॉपर्टी है, इसमें सोडा की भी प्रॉपर्टी है, और इसमें सॉल्ट की भी प्रॉपर्टी है। इसीलिए ये जो मिक्सचर बना, इस मिक्सचर में कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, बल्कि जितने भी सब्सटेंस मैंने इसमें ऐड किए, शुगर ने इसको स्वीट बनाया, सॉल्ट ने इसको सॉल्टी बनाया, लेमन जूस ने इसको सार बनाया, और एफरवेसेंस दिए सोडा ने, ठीक है। तो यहाँ पे सारे कंपाउंड जो हमने ऐड किए उनकी प्रॉपर्टी एक्सप्रेस हो गई, ऑलराइट। सो दीज आर सम characteristic properties of mixture। Now moving on, next is types of mixture। जैसे कि अभी हमने थोड़ा सा हिंट देके समझा भी कि मिक्सचर कैन बी होमोजेनियस और इट कैन बी हेटेरोजेनियस। तो सबसे पहले होमोजेनियस मिक्सचर की बात करते हैं। कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। सो कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ओनली वन फेज इज विजिबल, ठीक है। ये डिफरेंट फेजेस में नहीं होता कि गैसियस फेज भी दिख रहा है और सॉलिड फेज भी दिख रहा है और लिक्विड फेज भी दिख रहा है, ये सेम फेज में होता है। सॉलिड है तो सॉलिड, लिक्विड है तो लिक्विड, गैसियस है तो गैसियस, ऑलराइट। याद रखिएगा, होमोजेनियस मिक्सचर सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसियस भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर सॉल्ट को, कॉमन सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व किया है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। आप कैसे देख सकते हैं? आप किचन में जाइए, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लीजिए, उसमें आप वाटर ऐड कीजिए, फिर सॉल्ट ऐड कीजिए। सॉल्ट सॉलिड था, वाटर लिक्विड था। जब सॉल्ट वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन बना उसका जो फेज था, फिजिकल स्टेट था, वो क्या है? लिक्विड है, और पूरे के पूरे का लिक्विड है। सेकंड, वो आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नजर आएगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। थर्ड, अगर सॉल्ट प्रॉपर्ली मिक्स हुआ है तो ऊपर से भी उतना ही सॉल्टी होगा जितना नीचे से। दैट मीन्स जो सॉल्ट आपने ऐड किया है वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कंपोजिशन में यूनिफॉर्मिटी होगी। नेक्स्ट, heterogeneous mixture, composition is non uniform। यहाँ पर क्या होती है? non uniform composition होती है। components phases may be seen separately। कुछ component हमें separately भी दिख सकते हैं, कुछ phases हमें separately भी वहाँ पर दिख सकते हैं, alright। और phases का just मतलब physical state नहीं है, इसका और भी meaning है। for example, अगर मैंने oil को water में add किया तो एक ऊपर वाला upper phase है जिसमें oil है, lighter particles, एक नीचे वाला phase है जो denser phase है, ठीक है, जिसमें water है, alright। तो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन का एग्जांपल हमने देखा, NaCl इन वाटर। फिर सस्पेंशन का एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो सस्पेंशन में हमारे पास सैंड इन वाटर, ऑयल इन वाटर, इस तरह के एग्जांपल रहते हैं। उसके बाद कोलॉइड की बात करें तो कोलॉइड में मिल्क इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, ठीक। सो दीज आर टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है उसमें हम समझेंगे सॉल्यूशन, डेफिनेशन एंड कंपोनेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। ये किसका एग्जांपल होता है? सॉल्यूशन, ये होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल होता है। यानी कि जब भी सॉल्यूशन बनता है तब हमें वहां पर होमोजेनिटी नजर आती है, कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, सो सॉल्यूशन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर इन व्हिच टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स आर परफेक्टली डिसॉल्व्ड। नाउ द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, वो कंपोनेंट जो लेसर अमाउंट में होता है, दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट। While the component which is present in more amount, larger amount, that component is called as solvent। उसको हम कहते हैं solvent। Example, salt in water। तो यहाँ पे salt solute हो गया और water क्या हो गया? water हो गया हमारा solvent, ठीक है। salt क्या है? solute है, water क्या है? solvent है। अब एक क्राइटेरिया तो ये होता है कि the component that is present in larger amount उसको हमने solute कह दिया, और component which is कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट उसको हमने सॉल्वेंट कह दिया, कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट उसको हमने सॉल्यूट कह दिया। लेकिन क्या और भी डेफिनेशन है कुछ? तो एक डेफिनेशन मैं आपको देता हूं कि देखो बेटा,
सॉल्वेंट और सोल्यूट को एक इस तरह से भी समझा जा सकता है कि आपके पास ग्लास ऑफ वाटर था या एक बीकर था जिसमें आपके पास क्या था, वाटर था, इसमें आपके पास वाटर था और वाटर में क्या डिसॉल्व था, वाटर में आपका सॉल्ट डिसॉल्व था। ठीक है, आपके पास वाटर है, वाटर का कलर क्या होता है, कई बच्चे बोलेंगे ब्लू होता है, लेकिन वाटर का कलरलेस कलर होता है। ठीक है, इट इज कलरलेस बेसिकली। सो आपके पास वाटर है, इसमें सॉल्ट डिसॉल्व है। अब अगर आप इसको हीट करना शुरू करें, अगर आप इसे हीट करें तो हीट करने पे क्या होगा, आपका जो सॉल्वेंट है, वाटर है, वो वहां से एस्केप कर जाएगा और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्यूट को मैं इस तरह से भी डिफाइन कर सकता हूं कि द कंपोनेंट विच इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन वेपराइजेशन, दैट कंपोनेंट इज सॉल्यूट, व्हाइल द कंपोनेंट दैट एस्केप द सॉल्यूशन इज सॉल्वेंट। अब इसको थोड़ा और साइंटिफिकली अगर हम बोलें तो द कंपोनेंट विच हैज low boiling point and high evaporation rate is solvent। जिसका boiling point कम होता है और evaporation rate या vaporization जिसका fast होता है वो है solvent। इसीलिए कम boiling point होने की वजह से वो boil होता है, वो अपना physical state liquid से gas में change करके escape कर जाता है। While the component that has high boiling point and low evaporation rate is called solute। जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, ऑब्वियसली कॉमन सॉल्ट NaCl बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और जो सब्सटेंस इजीली इवेपोरेट नहीं होता वो है सॉल्यूट। ठीक है, अब एक थर्ड डेफिनेशन भी है कि इन एनी सॉल्यूशन द फिजिकल स्टेट ऑफ ओवरऑल सॉल्यूशन डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट व्हाइल इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, क्या बोला मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपके सामने सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकता है, गैसियस सॉल्यूशन भी हो सकता है। अब सॉलिड सॉल्यूशन होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा या गैसियस सॉल्यूशन होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा कि आपका जो सॉल्वेंट है उसका फिजिकल स्टेट क्या है, और सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट पर ये डिपेंड नहीं करेगा, उससे ये इंडिपेंडेंट होगा। तो एक डेफिनेशन सॉल्वेंट सॉल्यूट की ये भी निकल के आती है, द ओवरऑल फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द कंपोनेंट कॉल्ड सॉल्वेंट and the overall physical state of solution does not depend on the component called solute। ठीक है, तो तीन डेफिनेशन हो गई, component present in lesser amount is solute, component which has high boiling point and low evaporation rate is solute, component on which the physical state of overall solution is not dependent is solute। ठीक है, solvent के लिए क्या हो गई, the component present in larger amount, second definition क्या हो गई, the component which has low boiling point and high evaporation rate which escapes the solution, third definition क्या हो गई, the component on which the overall physical state of solution is dependent। ठीक है, ये तीन डेफिनेशन प्रॉपर क्लैरिटी के साथ आपको बहुत रेयर लेक्चर्स में देखने को मिलेगी, और यही छोटी छोटी क्लैरिटीज जब आपको मिलती हैं तब आपका फाउंडेशन, आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये स्लाइड भी आगे नहीं बढ़ना चाह रही है, केमिस्ट्री थोड़ी बोरिंग तो होती है बट इट्स ओके, स्लाइड आगे बढ़ाते हैं। स्लाइड आगे बढ़ा के, पीछे नहीं आगे बढ़ाते हैं, स्लाइड आगे बढ़ा के हम पहुंचते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट आवर सॉल्यूशन कैन बी अ सॉलिड सॉल्यूशन, इट कैन बी अ लिक्विड सॉल्यूशन और इट कैन बी अ गैसियस सॉल्यूशन। अब गैसियस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ओवरऑल फिजिकल स्टेट जो है सॉल्यूशन की वो क्या है, वो गैसियस है, वो गैस है। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ओवरऑल फिजिकल स्टेट जो है सॉल्यूशन की वो लिक्विड है। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जो ओवरऑल फिजिकल स्टेट है सॉल्यूशन की वो सॉलिड है। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको बताया था, द ओवरऑल फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर गैसियस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या होगा, गैसियस ही होगा। अगर लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड ही होगा। अगर सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट सॉलिड ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि अगर मैं गैस इन गैस बनाऊं तो भी गैसियस सॉल्यूशन, अगर लिक्विड को गैस में डिसॉल्व करूं तो भी गैसियस सॉल्यूशन, सॉलिड को गैस में करूं तो भी गैसियस सॉल्यूशन। एग्जांपल क्या है, मिक्सचर ऑफ H2 गैस एंड O2 गैस। दूसरा एग्जांपल क्या है, एयर कंटेनिंग मॉइस्चर, जो मॉइस्चर एयर में प्रेजेंट होता है दैट इज लिक्विड इन गैस। तीसरा एग्जांपल क्या है, सॉलिड इन गैस का, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ कैम्फर इन N2 गैस, नाइट्रोजन गैस में जब कैम्फर यानी कि कपूर को मिला दिया जाए। ठीक है, उसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं, गैस इन लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर, सोडा वाटर जिसको कहते हैं। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है हमारा वाटर इन इथेनॉल, लिक्विड इन लिक्विड। तीसरा एग्जांपल सॉलिड इन लिक्विड का, शुगर इन वाटर। ऑलराइट, अब बात करते हैं गैस इन सॉलिड। ठीक है, वो एब्जॉर्प्शन ऑफ H2 गैस ऑन पैलेडियम, इस प्रोसेस को ऑक्यूलेशन कहते हैं। द डिपोजिशन ऑफ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस ऑन पैलेडियम, प्लैटिनम निकल पे भी होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्यूलेशन। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है, ये गैस इन सॉलिड का एग्जांपल है। फिर लिक्विड इन सॉलिड की बात करें तो जिंक अमलगम, ठीक है, जिंक इज डिसॉल्व्ड इन मर्क्यूरी, ये एग्जांपल है हमारा लिक्विड इन सॉलिड का।
देन हमारे पास क्या है, देन हमारे पास सॉलिड इन सॉलिड है, दो बार आ जाएगी, एक ही बार इसको पढ़ते हैं। सॉलिड इन सॉलिड है जिसका एग्जांपल क्या है, अलॉय, ठीक है। जैसे कि ब्रास का एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, तो कॉपर और जिंक जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, ब्रास बनता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अलॉय। अब ध्यान रखिएगा कि अलॉय जो होता है वो एक सॉल्यूशन होता है, एंड सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है। इसीलिए चाहे ब्रास हो, ब्रॉन्ज हो, जर्मन सिल्वर हो, इन सब में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है या जो भी एटम्स प्रेजेंट है गिवन एलिमेंट के, वो हमेशा किस में होंगे, होमोजेनिटी में होंगे, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में होंगे, ठीक है। अलॉय इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, याद रखिएगा इस बात को। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के कुछ और क्लासिफिकेशन समझते हैं। ये क्लासिफिकेशन थी बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। अब दूसरी क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट। तो अगर किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, इसको हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेता हूं, मेरे पास सॉल्यूट है और मेरे पास सॉल्वेंट है। अब मैंने कहा आपने लिया सॉल्ट, ठीक है, उसको आपने किस में डिसॉल्व किया, वाटर में। यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक सॉल्ट एक वाटर, ये सॉल्यूशन क्या हो गया, बाइनरी सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरा, आपने सॉल्ट लिया और शुगर लिया, दो सॉल्यूट लिए और आपने उसको डिसॉल्व कर दिया सॉल्वेंट में जो है वाटर, ठीक है। यहाँ पे कितने कंपोनेंट हो गए टोटल, यहाँ पे टोटल हो गए 3 कंपोनेंट, तो वो क्या बना, प्राइमरी। ऐसे ही आपने सॉल्ट लिया, शुगर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और आपने इन तीनों कंपोनेंट को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। जो ओवरऑल सॉल्यूशन बना उसमें कितने कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट हैं, तो वो क्या हो गया, टेट्रानरी। ऐसे ही अब आपने सॉल्ट लिया, शुगर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, लेमन जूस लिया, वेनिला एसेंस लिया और ऐसे ही n नंबर बहुत सारे कंपोनेंट्स को सॉल्वेंट में यानी कि पानी में डाल दिया, तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर आपका पॉलीनरी बना, जहाँ पॉली का मीन्स होता है मेनी, ठीक है। पॉली का मतलब होता है, पॉली मीन्स मेनी, इसका मतलब है बहुत सारे कंपोनेंट वहाँ पर डिसॉल्व है, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट बाइनरी, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट वो पॉलीनरी, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि चाहे पॉलीनरी हो या फिर आपका बाइनरी हो, सॉल्वेंट हमेशा वही कंपोनेंट है जो लार्जेस्ट अमाउंट में है या जिस पर फिजिकल स्टेट डिपेंड कर रही है, ओके। तो वन सॉल्वेंट एंड मल्टीपल सॉल्यूट्स आर एडेड, ठीक है। यहाँ पे इस क्लासिफिकेशन में ये ध्यान रखिएगा कि सॉल्वेंट हमेशा लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है और वो कंपोनेंट होता है जिस पे फिजिकल स्टेट डिपेंड करती है। सॉल्यूट कैन बी 1 2 3 4 एंड मेनी, ओके। सॉल्वेंट एक ही रहता है, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ के पहुँचते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि ट्रू सॉल्यूशन मींस जिसमें परफेक्ट होमोजेनिटी हो, जो कि होमोजेनियस सॉल्यूशन का, होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो। अब देखिए, particle size is less than 1 nanometer and particles cannot be seen even with a powerful microscope, ठीक है। अब आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ये है आपके पास वाटर एक ग्लास में। अब अज्यूम कीजिए कि ये सारे के सारे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। ये सारे क्या हैं, ये सब हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके। ये सारे आपके सामने हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। अब क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो इन सारे मॉलिक्यूल्स का जो साइज है वो भी बराबर है, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, H2O यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्योंकि सारे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो सबका साइज भी जो है वो क्या है, वो बराबर है, ठीक है। बैक जाने का ऑप्शन नहीं है मेरे पास, फिर से वहां पड़ जाएगा मुझे, बट कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत चलती है। तो ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और क्योंकि सब वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो सबका साइज क्या है, बराबर है। अब इन बराबर साइज के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटर पार्टिकल स्पेसेस प्रेजेंट है। इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर यानी दो मॉलिक्यूल के बीच की स्पेस, इसमें इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर हमारा जो पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होगा तो ऐसा पार्टिकल इस स्पेस में क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। अब क्योंकि सारे वाटर मॉलिक्यूल हैं तो इनके बीच की स्पेसेस भी सेम है और मॉलिक्यूल का साइज भी सेम है, तो इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल स्टक होंगे इनकी इंटर पार्टिकल गैप्स में, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है बेटा, कि पार्टिकल साइज इतना छोटा है कि वो पार्टिकल इंटर पार्टिकल स्पेस में जाकर फिट हो गया। इसीलिए ओवरऑल सॉल्यूशन की ना तो वॉल्यूम में कोई चेंज नजर आया, ठीक है, और ना ही उसकी अपीयरेंस में, क्योंकि जो सॉल्ट फॉर एग्जांपल आपने NaCl लिया, NaCl के पार्टिकल अंदर जाकर Na आयन, सोडियम आयन बनाते हैं, क्लोरीन आयन बनाते हैं, इसको मैं सोडियम कैटायन, इसको मैं क्लोरीन एनायन कहता हूं, ठीक है। अब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कहां पर, वाटर मॉलिक्यूल के इंटर पार्टिकल स्पेसेस में, गैप्स में, ठीक है। अब क्योंकि ये गैप्स में फिट हो गए इसलिए यहाँ पे ओवरऑल राइज इन वॉल्यूम भी नहीं हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम का राइज देखने को नहीं मिला। इसके साथ साथ क्योंकि ये यूनिफॉर्मली, गैप्स भी यूनिफॉर्मली प्रेजेंट थे और ये भी यूनिफॉर्मली गए, इसीलिए यहाँ पे होमोजेनिटी हमें देखने को मिली, होमोजेनियस सॉल्यूशन मिला, ठीक है। और भी एक बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये पार्टिकल्स जो प्रेजेंट हैं क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस में चले गए इसलिए यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन बन रहा है।
अगर ये इंटर पार्टिकल स्पेस में नहीं जाते तो आगे हम समझेंगे कि कैसे पार्टिकल साइज डिसाइड करता है कि कोलाइडल सोल और सस्पेंशन बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जो बातें ध्यान रखनी वो ये है कि स्मॉल पार्टिकल होने की वजह से वो इंटर पार्टिकल गैप्स में चले जाते हैं, और क्योंकि वो इंटर पार्टिकल गैप्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं इसलिए ओवरऑल सॉल्यूशन की वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं या नेग्लिजिबल वेरी माइनर चेंज कैन बी ऑब्जर्व, ठीक है। अब बात करते हैं जो सॉल्यूशन बना वो ट्रांसपेरेंट है, अगर इसके बीच से मैं लाइट को पास करूं तो विदाउट स्कैटरिंग पास हो जाएगी लाइट, यानी कि अगर मैं एक लेजर लाइट लूं, उस लेजर लाइट को पास करूं तो लेजर लाइट स्ट्रेट पास होगी विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी डेविएशन। नाउ ये स्टेबल है, दैट मींस पार्टिकल डू नॉट सेटल एट व्हेन इट इज केप्ट ऑन द टेबल, बट इट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। आपने नमक लिया, उसको पानी में घोला और ढंग से घोल दिया, अगर आप उस पानी को फ्रिज में रख दो, आप उसे टेबल पे छोड़ दो, तो आपको दिखेगा कि नमक के पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे, ठीक है। इवेपोरेशन हो गया अलग बात है, अदरवाइज ट्रू सॉल्यूशन द पार्टिकल दे नेवर सेटल डाउन। क्यों सेटल डाउन नहीं होते? क्योंकि वो इंटर पार्टिकल गैप्स में है, उनको सेटल डाउन होने की जरूरत नहीं है, वो इन गैप से निकल करके नीचे नहीं आ सकते, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन, ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन से ये सेपरेट नहीं होंगे, पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, ठीक है। सॉल्यूट कैन बी रिकवर्ड बाय इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन, लेकिन इवेपोरेशन करके और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से, क्रिस्टलाइजेशन कॉपर सल्फेट में किया जाता है, एक कॉमन एग्जांपल आपको दे रहा हूं, तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हम लोग बना करके उसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, और इवेपोरेशन जो है ये हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड के लिए कॉमनली किया जाता है, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, बट यहाँ पे देखने को मिलता है कि इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन इज अ गुड वे ऑफ सेपरेटिंग। एग्जांपल सोडियम क्लोराइड फ्रॉम वाटर एंड कॉपर सल्फेट फ्रॉम वाटर। नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इस टर्म का मीनिंग है कि हाउ मच सोल्यूट इज प्रेजेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन, ओके। हाउ मच सोल्यूट, okay, how much solute is present in the solution, ठीक है। सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज व्हाट वी कॉल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के डिफरेंट मेथड्स हमारे पास होते हैं, जैसे कि मास परसेंटेज, ठीक है, दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज, और तीसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इन तीनों का फॉर्मूला आपको आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, कंसंट्रेशन मींस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो गिवन क्वांटिटी है सॉल्यूशन की उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर आगे समझते हैं विद एग्जांपल कि ये क्या होता है और किस तरह से हम लोग क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहला केस देखिए, पहला है केस मास परसेंटेज का, ठीक है। मास परसेंटेज, इसका फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट दैट मींस द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट दैट मींस लार्जर कंपोनेंट प्लस सॉल्यूट, ठीक है। और ये तीनों फॉर्मूला जब हम लोग यूज करते हैं ग्रेड 9th में, तब हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के लिए करते हैं, यानी ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो मास परसेंट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है, ठीक है। अब आप ये देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट इज मास ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज डिसॉल्व्ड, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया, जो सब्सटेंस डिसॉल्व्ड है उसका मास की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। एग्जांपल मैंने क्या लिया है, 90 ग्राम वाटर है, 10 ग्राम आपके पास क्या है, 10 ग्राम आपके पास है सपोज NaCl कॉमन सॉल्ट, ठीक है। ओवरऑल सॉल्यूशन जो बना वो कितना बना, 100 ग्राम बना। इन टर्म्स ऑफ ग्राम कितना बना, 100 ग्राम बना। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, if 10 gram of NaCl is dissolved in 90 gram of water, the mass of solution is 100 gram. What is the mass percent? ठीक है, तो यहाँ पे mass percent of NaCl क्या हो जाएगा, 10 ग्राम, that means mass of solute, जिसको हमने यहाँ पे ऐड किया है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन दैट मींस 90 ग्राम जो वाटर है और 10 ग्राम जो कि NaCl है, यानी कि टोटल 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 10% आएगा, ठीक है। तो जब भी मास परसेंटेज निकालते हैं वहां पर ऊपर आता है मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि उसका मास जो कि आकर के डिसॉल्व हुआ है, और मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या आता है, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट आता है। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ पे देखिए 20 ml इथेनॉल लिया है, 100 ml वाटर लिया है, टोटल सॉल्यूशन जो है वो कितना हो गया है, 100 ml हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व्ड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ठीक है। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, 20 ml of ethanol is mixed with water to make total solution of volume 100 ml. Calculate the volume percent of ethanol. तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ इथेनॉल क्या हो गया, 20 upon 100 multiplied by 100 which is 20%, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि हमारा जो सॉल्यूट था ये सॉलिड था, हमारा जो सॉल्वेंट था वो लिक्विड था। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि हमारा जो सॉल्वेंट था वो भी लिक्विड था, और जो सॉल्यूट है ये क्या है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी ये क्या है, लिक्विड है, दोनों ही लिक्विड है। तो जब एक सॉलिड था एक लिक्विड था तो मास परसेंट का यूज हुआ। ठीक है, जब एक सॉलिड है एक और सॉलिड है, सॉरी एक लिक्विड है दूसरा भी लिक्विड है, तो क्या यूज हो रहा है, वॉल्यूम परसेंट का यूज हो रहा है। अब आप बोलेंगे सर पहले वाले में तो वाटर जो है वो लिक्विड होता है, हाँ लिक्विड होता है, ठीक है, और मैंने लिक्विड भी लिखा है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे मैंने ग्राम वेट लिया है सॉल्यूट का और यहाँ पे भी ग्राम वेट लिया है वाटर का। ठीक है, तो सॉलिड सॉलिड हो या सॉलिड लिक्विड हो, दोनों के केस में मास परसेंट चलता है। अगर लिक्विड लिक्विड हो तो वॉल्यूम परसेंट चलता है, लेकिन अगर एक सॉलिड हो और दूसरा लिक्विड हो जाए तो यहाँ पर क्या चलता है, यहाँ पर आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंट चलता है। अब इसमें हमने नीचे लिया था मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन की बात हुई थी, यहाँ पे सॉल्यूशन की बात हुई थी, तो दोनों केस में जब बात हो रही थी सॉल्यूशन की तो हमने सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट किया था। ठीक है, हमने क्या किया था, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट किया था। लेकिन मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में हम लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात होती है तो यहाँ पे हमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट नहीं करना होता, यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें सीधा सीधा जो सॉल्यूशन का ओवरऑल वॉल्यूम होता है वो रखना होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने सम किया था सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, यहाँ पे सम किया था सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, यहाँ पे डायरेक्टली रखा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड एंड सॉल्यूशन वॉल्यूम इज मेड अप टू 100 ml। हमने क्या किया, देखिए जब भी हम लोग डिसॉल्यूशन करते हैं तो डिसॉल्यूशन के लिए हम लोग वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का यूज करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपने 10 ग्राम क्या लिया, ग्लूकोज लिया, उसको आपने अराउंड 50 ml वाटर 60 ml वाटर में मिक्स कर लिया, फिर आप इस वाटर को रेज करोगे, इसमें और वाटर डालोगे और इसको यहाँ पर एक लाइन होती है, इस लाइन तक इसको ऊपर लेकर आओगे। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में क्या होता है, मेनिस्कस लॉस की को अवॉइड किया जाता है। ठीक है, अब मेनिस्कस लॉस क्या है, देखो एग्जांपल देता हूं, आपने बीकर लिया, ठीक है, बीकर क्या था, चौड़ा था। अब इस बीकर में जब आपने 100 ml वाटर भरा, इसमें आपने जब 100 ml वाटर भरा तो हल्का सा मेनिस्कस बना, मेनिस्कस मतलब सरफेस टेंशन की वजह से जो ये एक राउंड शेप बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, सरफेस टेंशन की वजह से एक ये राउंड सी शेप बनी, और ये जो राउंड सी शेप बनी इसकी वजह से थोड़ा सा वॉल्यूम का लॉस हुआ, यहाँ पे मेनिस्कस में वॉल्यूम का लॉस हुआ। ठीक है, इस वॉल्यूम के लॉस को अवॉइड करने के लिए, एरर हटाने के लिए, केमिस्ट्री में हम जब भी सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग इस तरह के वॉल्यूमेट्रिक राउंड बॉटल नैरो नेक वाले फ्लास्क का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो नैरो नेक वाला फ्लास्क है, क्योंकि इसका नेक नैरो है तो यहाँ पे वॉल्यूम जो आपका लॉस होता है जिसको मेनिस्कस लॉस कहते हैं वो कम हो जाता है। ठीक है, सेकंड चीज, अगर आप कोई भी दवाई उठाएंगे तो आपको उसके पीछे QS क्वांटिटी सफिशिएंट लिखा हुआ नजर आएगा। इस क्वांटिटी सफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि पहले मैंने ग्लूकोज लिया, उसको 60-70 ml वाटर में डिसॉल्व कर लिया, फिर मैंने वॉल्यूम को बढ़ाया। ठीक है, सॉल्यूट के डिसॉल्व होने के बाद मैंने वॉल्यूम को बढ़ाया, कितना बढ़ाया जितना क्वांटिटी सफिशिएंट था, जितना रिक्वायर्ड था। ठीक है, और उसको 100 ml तक रेज किया। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखिए मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, मास ऑफ डिसॉल्व्ड सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर डिसॉल्विंग द सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन इज डिसॉल्व्ड एंड अ सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम 100 ml इज मेड। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड एंड solution volume is made up to 100 ml, made up to 100 ml. Okay, so what is the mass by volume percentage? So mass by volume percent of glucose is 10 because 10 gram is dissolved upon 100 because overall solution is 100 multiplied by 100 which means कि यहाँ पर जो weight by volume बना वो 10% बना। ठीक है, अब ध्यान ये रखिएगा कि जो हमारा मास परसेंट होता है, इस मास परसेंट को मैं वेट बाय वेट परसेंटेज भी कहता हूँ। जो वॉल्यूम परसेंट होता है इसको मैं V बाय V यानी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट भी कहता हूँ। जो मास बाय वॉल्यूम परसेंट होता है इसको मैं वेट बाय वॉल्यूम दैट मींस W बाय V परसेंट कहता हूँ। ठीक है, तो ये 3 मेथड हैं जिससे हम लोग कंसंट्रेशन को निकालते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है इन अ गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से 3 मेथड्स का यूज करके ग्रेड 9 में हम ये कैलकुलेशंस करते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से हुए, कंटेन्स मैक्सिमम सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड एट गिवन टेम्परेचर, दैट मींस सॉल्यूशंस इन व्हिच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट गिवन टेम्परेचर, दे आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, पानी लिया, 1 चम्मच नमक घोला, घुल गया, एक और चम्मच घोला, घुल गया, एक और चम्मच डाला, आधा घुल गया लेकिन आधा रह गया नीचे। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं 1, 2 और 2.5 चम्मच डालूं तो वो घुल जाएगा, 2.5 चम्मच के बाद नहीं घुलेगा, तो 2.5 चम्मच डाल के जो सॉल्यूशन बना दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वहां पर और सॉल्यूट नहीं डल सकता एट गिवन टेम्परेचर। एंड
ये क्यों नहीं डल सकता? क्योंकि जो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब होमोजीनियस मिक्सचर बनता है तो होमोजीनियस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है और वो इंटर पार्टिकल स्पेसेस में जा करके उन इंटर पार्टिकल स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारा वो सारा इंटर पार्टिकल स्पेस ऑक्यूपाई हो गया तो और वहां पर सॉल्यूट नहीं आ सकता और उस केस में बन जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड का उल्टा, जिसमें मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट गिवन टेम्परेचर, यानी कि अभी कुछ इंटर पार्टिकल स्पेसेस खाली हैं और उन इंटर पार्टिकल स्पेसेस में और सॉल्यूट आ सकता है। ठीक है, फिर सुपर सैचुरेटेड क्या हुआ? सुपर सैचुरेटेड मींस कि मैंने सबसे पहले तो सैचुरेटेड बनाया जिसमें गिवन टेम्परेचर पे और चीजें ऐड नहीं की जा सकती थी। फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने हीट देना शुरू किया। अब जब मैंने हीट किया तो क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स हीट की वजह से, थर्मल फोर्स बढ़ने की वजह से एक दूसरे से दूर गए। अब जब वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर गए तो वहां पे इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ गई और वहां पर क्या हुआ? और सॉल्यूट उन इंटर पार्टिकल स्पेसेस में चला गया। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, अब अगर ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कूल डाउन हो, यानी कि वो सारे मॉलिक्यूल वापस उसी इंटर पार्टिकल डिस्टेंस पे आए जिसपे वो पहले थे, हीट होने से पहले जहां पे वो थे, तो कुछ सॉल्यूट जो है वो वहां पर रह जाएगा जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएगा, और जो एडिशनल सॉल्यूट डल गया है बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर, वो सारा का सारा सॉल्यूट नीचे बैठने लगेगा और नीचे बैठ के वो क्या बनाएगा? क्रिस्टल्स बनाएगा, और इसी प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है, फिर सैचुरेटेड बनता है। सैचुरेटेड को जब हम हीट करते हैं तो बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट सुपर सैचुरेटेड बनता है। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब कूल डाउन होता है, रूम टेम्परेचर पे आता है, तब वहां पर हो जाता है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब इन तीनों सॉल्यूशन के बनने के लिए एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो फैक्टर है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? कि the maximum amount of solute that can be dissolved in a given fixed amount of solvent at constant temperature and pressure, that is called solubility। ठीक है, आपने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में वाटर था, आपने उसमें 10 ग्राम सॉल्ट डाला, डल गया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बना। 20 ग्राम डाला, डल गया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बना। 25 ग्राम डाला, डल गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, अब आप अगर और ऐड करेंगे तो और ऐड नहीं हो रहा है। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा करके आपने क्या किया? थोड़ा और डिसॉल्व किया तो सुपर सैचुरेटेड बन गया। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा के और डिसॉल्व ना करो, उसी 25 ग्राम पे रुक जाओ, तो 25 ग्राम पे जो बना हुआ है सैचुरेटेड, तो मैं क्या कहूंगा कि उस कंटेनर में मैक्सिमम, उस कंटेनर में जितना गिवन सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट में मैक्सिमम 25 ग्राम क्या आ सकता है? सॉल्ट आ सकता है। ठीक है, तो कितना मैक्सिमम सॉल्ट आया? 25 ग्राम। तो 25 ग्राम क्या हो गई? सॉल्युबिलिटी हो गई ऑफ दैट सॉल्ट इन दैट गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन को ध्यान से समझिएगा। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना ज्यादा से ज्यादा डल सकता है, यानी सैचुरेटेड पॉइंट तक, सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंचने तक कितना ऐड हो सकता है। ठीक है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व, डिसॉल्व होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो सस्पेंडेड रहे। ठीक है, एट गिवन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्यों? क्योंकि अगर सॉल्वेंट और ऐड कर दोगे, अगर वाटर और डाल दोगे, तो और वाटर मॉलिक्यूल्स के आने से क्या होगा? और स्पेस बन जाएगी वहां पे, क्योंकि ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब ज्यादा इंटरपार्टिकल गैप्स। ठीक है, तो मैक्सिमम इन अ गिवन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर के चेंज होने से सॉल्युबिलिटी में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं फैक्टर्स जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि कैसे सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है उन फैक्टर्स पे। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी में हम आ गए हैं। यहाँ पे जो पहला फैक्टर है वो है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, तो फॉर मोस्ट सॉलिड solubility increases with increase in temperature। आप आगे एडवांस में जब पढ़ेंगे केमिस्ट्री में से, तो वहां आपको दो टर्म्स बताऊंगा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द रियल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, नाउ फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉलिड इन लिक्विड with increase in temperature the solubility also increases, क्योंकि इंटरपार्टिकल स्पेस बढ़ता है। ठीक है, फॉर गैसेस solubility generally decreases with temperature but it increases with pressure। ठीक है, गैस को अगर डिसॉल्व करना है किसी भी लिक्विड में, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे solubility क्या होती है? घट जाती है। क्यों घट जाती है? देखिए, जब भी हम किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल फोर्स बढ़ती है, और थर्मल फोर्स बढ़ने से पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास वाटर था, आपने वाटर को हीट किया, अब उसके पार्टिकल एक दूसरे से दूर चले गए। ठीक है, दैट मींस ज्यादा स्पेस बनी कि वहां पर क्या हो सके? ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो सके। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट क्या था? गैस था। आपने गैस के पार्टिकल को भी वो एनर्जी ट्रांसफर कर दी, क्योंकि आप जब डिसॉल्व करने की कोशिश करें तो पार्टिकल्स तो उसके क्लोज ही हैं, वाटर में ही है, वहां वाटर में ही है। तो गैस के पार्टिकल ने जब ये हीट एब्जॉर्ब करी तो वो और एक दूसरे से दूर जाने लगे। गैस के पार्टिकल ऑलरेडी दूर थे, रैंडम मोशन में थे, अब वो और एक दूसरे से दूर जाने लगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जितना टेम्परेचर बढ़ा करके लिक्विड में स्पेस बढ़ी, उतना ही ज्यादा गैस के पार्टिकल एक दूसरे से दूर चले गए। तो यहाँ पे ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल लगा
एक एग्जांपल देता हूं कि आप एक एस्केलेटर में हैं, वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर जा रहा है और आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि आप एक ही जगह पर रहेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों एक्शन जो हो रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड पे है, तो वहां पर आपका एफर्ट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से टेम्परेचर बढ़ाने से जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बढ़ी, जहां पे और गैस आ सकती थी, वही गैस की एक्सपेंशन की वजह से ये काउंटर एक्ट हो गया और वो गैस वहां पर डिसॉल्व कम होने लगी। लेकिन जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो ज्यादा गैस डिसॉल्व हो जाती है। एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहते हैं तो हेनरीज लॉ सर्च कर लीजिए, ठीक है। नाउ एनोमलस सॉल्युबिलिटी भी कहीं-कहीं हमें देखने को मिलती है, जहां पे हमें ऊपर लिखी गई दोनों बातें जो है वो फॉलो होती हुई नहीं दिखती, ठीक है। तो इसको समझते हैं। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं फॉर मोस्ट सॉलिड, ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स दैट वी सी अराउंड अस, द सॉल्युबिलिटी, ठीक है, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेंपरेचर। अगर हम लोग गैसेस की बात करें, फॉर मोस्ट ऑफ द गैसेस solubility generally decreases with temperature and increases with pressure. अगर हम बात करें कुछ anomalous solubility की, तो वहां पे few substances show decrease in solubility after certain temperature. हमें देखने को मिलता है कि एक certain temperature पे तो solubility बढ़ी, लेकिन उसके बाद solubility घटने लगी, ठीक है। तो कुछ ऐसा behavior भी दिखाते हैं। अब आप पहला देखिए, हम लोग यहाँ पे इस ग्राफ में बात कर रहे हैं solubility of KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे पोटेशियम नाइट्रेट की जो solubility है वाटर में वो भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अदर एग्जांपल, एक तो KNO3 है, एक NaNO3 है, KCl है, NH4Cl है, एक्सेट्रा। ये मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स जिसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, ये सारे के सारे आयोनिक सॉल्ट है, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, एक्सेट्रा, ठीक है। अब दूसरा देखिए गैसेस का, ठीक है, ये है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर जो है कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, घट रही है। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन की बात मैंने की है, ठीक है, पर 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। अगर हम लोग बात करें किसकी, प्रेशर इंक्रीज करने की, तो जैसे जैसे कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी इन वाटर भी इंक्रीज हो रही है। अदर एग्जांपल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, N2, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, तो इन सब की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, विद इंक्रीज इन प्रेशर बढ़ती है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर घटती है। अब बात करते हैं ऐसे जो कि अलग बिहेवियर दिखाते हैं, जैसे कि Ce2SO4, सीरियम सल्फेट, SO4 होल थ्राइस। और दूसरा एग्जांपल क्या है, Na2, सोडियम सल्फेट, Na2SO4, और क्या है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि पहले तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी बढ़ी, लेकिन फिर ये सॉल्युबिलिटी क्या होने लगी, फिर ये सॉल्युबिलिटी घटने लगी, ठीक है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। अब पहले लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करूंगा, बाकी कंटेंट हम दूसरे लेक्चर में कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू।